जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट 6 के बहुविकल्पीय प्रश्नों से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के खंडका से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया गया है, सिद्ध कीजिए 4 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा यहां पर हम मान लेंगे, माना 4 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हमने परिमेय संख्या माना तो यहां पर 4 प्लस रूट 2 बराबर कितने के हो जाएगा, पी अपान क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में होती है, जहां पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा क्यू नॉट इक्वल 0। यहां पर हमने क्या किया, पी व क्यू कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं तथा क्यू नॉट इक्वल 0 के। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 4 को पक्षांतर कर देंगे। इधर रूट 2 बराबर हो जाएगा पी अपान क्यू माइनस 4 के, या रूट 2 बराबर हो जाएगा p माइनस 4 क्यू अपान में क्यू। अब यहां पर लिखेंगे, चूंकि p अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए p माइनस 4 क्यू अपान क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यहां पर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। अतः यहां पर 4 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अतः 4 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इतना करना है बेटा। यहां पर हमने क्या लिखा, माना 4 प्लस रूट 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 4 प्लस रूट 2 बराबर पी अपान क्यू के हो जाएगा। 4 को हमने पक्षांतर कर दिया, ये रूट 2 हो गया, और ये पी अपान क्यू माइनस 4 क्यू, इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, पी माइनस 4 क्यू अपान क्यू। चूंकि पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए p माइनस 4 क्यू अपान क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु रूट 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। फिर लिखेंगे, चूंकि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी पूर्व कल्पना असत्य है। इसके आगे लिख देंगे, अतः हमारी पूर्व कल्पना असत्य है, असत्य है। अतः 4 रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, अतः 4 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कोसेक थीटा बराबर 13/5, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा बराबर 13/5। बेटा अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 169/25 के। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 169/25 के। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 169/25 माइनस में 1, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 25/25 हो जाएगा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144/25, या कॉट थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे तो 12/5 आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। फिर से समझेंगे, यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर है बेटा 13/5, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे, 13 का स्क्वायर 169/5/25। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 169/25। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 1 उधर जाएगा 169/25 माइनस 1 हो जाएगा, तो 169 माइनस 25/25 हो जाएगा। या कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 169 में 25 घटाएंगे 144/25। अब 144, अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना आ गया, हमें कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉट थीटा बराबर 12/5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो बेटा थीटा की वैल्यू दी गई है आपको कितना, 30 अंश। इसलिए हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, r की वैल्यू 14 गुणे 14 हो जाएगी, गुणे थीटा की वैल्यू रखेंगे बेटा 30/360 हो जाएगा। यहाँ पर 12×3 = 36 हो जाएगा। यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 से काटेंगे 11 आएगा, होती है 6। तो यहाँ पर 11 गुणे 14, 11 × 44 और 11 एकम 11 4 15, 154/3, अर्थात यहाँ पर 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा बेटा, 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसान था क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या दिया गया है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। बेटा वर्ग अंतराल दिया गया आपको, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फिर बारंबारता दी गई है 5 8 20, 5 8 20, 15 7 5, 15 7 5 निकालेंगे। माध्यिका निकालनी है तो संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 8 5 13, 13 और 20 कितना हो जाएगा 33, और 33 15 5 3 8, 3 1 4 48 हो जाएगा, और 8 7 15 55 हो गया, 55 5 60, n की वैल्यू आ गई 60। अब यहाँ पर n बराबर 60 आ गया, चूंकि n बराबर 60 जो कि सम है, इसलिए माध्यिका क्या होगा, माध्यिका बराबर 60/2वें पद का मान प्लस 60 प्लस 2 प्लस 1वें पद का मान
पूरे का बटे 2। तो यहां पर 60 का आधा 30वें पद का मान प्लस 31वें पद का मान पूरे का बटे 2। बेटा 30वां और 31वां का आधा कितना होगा? 33 60 60 का, अब यहाँ पर जो है 60 का आधा मतलब 31.5 30.5 यहाँ पर जो है 30वां और 31वां पद समझो कि 30वां और 31वां पद कहाँ आएगा? 33 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 30वां व 31वां पद 33 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, बारंबारता के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां पर जब इसके अंतर्गत आ गया तो इसके जस्ट ऊपर वाला CF मानेंगे, इसलिए यहां पर ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा L बराबर, इसलिए L बराबर आपका कितना होगा 20 और CF बराबर 13 होगा और F बराबर होगा आपका 20 और H बराबर होगा आपका 10। यहां पर इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका का बेटा फार्मूला हम कई क्वेश्चन करवा चुके हैं इसके पहले के सेटों में। माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू में H। तरीका वही है, केवल वैल्यू चेंज हो जाती हैं बस। तो माध्यिका, माध्य और बहुलक सबका सूत्र यही लगे, सबके सूत्र जो है हमने बताए हैं और सबको करने का तरीका भी बताया है। तो आप लोग एक क्वेश्चन को कायदे से अगर समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। L की वैल्यू है 20 प्लस n/2, n/2 यानी 30, यहाँ पर n 60 है, 60/2 हो जाएगा, माइनस CF की वैल्यू कितनी है 13 बटे में F की वैल्यू कितनी दी गई है? F बराबर आपका है 20 इंटू में H 10 है, 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ पर 60 का आधा 30, 20 प्लस 30 माइनस 17 बटे में 2 हो जाएगा। 30 में से 17 घटा देंगे तो कितना आएगा? 3 13 बटे 2, 13 का आधा 6.5, यहाँ पर 26.5 ये आपकी माध्यिका आ जाएगी। माध्यिका कितनी आई? 26.5। कहीं गड़बड़ हो रहा है? कुछ मिस्टेक हुआ? 8 5 13 और 13 20 33, 3 और 2 1 3 33 और 33 15 5 3 8 3 1 4 7 55 5 60, n की वैल्यू 60। तो ठीक, यहाँ पर CF बराबर 13 हो गया, F बराबर 20, L बराबर 20, CF बराबर 20, L बराबर 20, CF बराबर 13 हो गया। F बराबर 20 है इंटू 10 दूना 20, 30 में से 17 गया 13 बटे 2, 13 का आधा 6.5 तो 26.5 आंसर आ रहा है बेटा 28.5। कहीं मिस्टेक हुआ? यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर जो है ये 13 है, 30 में से 13 जाएगा 17 बचेगा, 17 का आधा कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 8.5, 28.5। ये आपकी माध्यिका आ गई। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ना आया हो तो आप लोग एक बार पीछे बैक करके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चनों के तरीके वही हैं,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, -5,7 तथा दूसरा बिंदु है -1,3 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, √x2 - x1, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 - 7 का होल स्क्वायर, तो 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 16 अर्थात 32 आ जाएगा, 32 का वर्गमूल आ जाएगा 4√2। तो यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 4√2 मात्रक। ठीक है बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमने लगा दिया, अब कितना आ गया, 4√3 मात्रक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर जो है 2, y बिंदुओं 2, y तथा 10/10, 3 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर कितनी है, 10 है, 10 मात्रक। अब यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा आपका बस, और इधर 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा। 8 × 8 = 64 हो गया प्लस 3 × 3 = 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 × 2 = 6y माइनस 100 बराबर 0। ये प्लस का 100 इधर आया, माइनस का 100 हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6y 9 × 4 = 13, 73 में से 100 गया माइनस 27 बराबर हो जाएगा 0 के। अब y स्क्वायर माइनस 9 × 3 = 27 माइनस 9y में प्लस 3y घटा देंगे माइनस 27 बराबर 0 के हो जाएगा। y कॉमन लेंगे y -9 हो जाएगा प्लस 3 कॉमन लेंगे y -9 होगा। अब यहाँ पर y -9 और y + 3 बराबर हो गया बेटा 0। यदि y -9 बराबर 0, यदि y -9 बराबर 0 तो y की वैल्यू 9 होगी, और यदि y + 3 बराबर हो 0 के तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। अतः यहाँ पर y के दो मान होंगे, y बराबर 9 और y बराबर -3। ठीक है, तो यही y के मान निकालने थे, तो y का मान कितना आएगा, -3 व 9 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन समाप्त तो हो चुका है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे का खंड का दिया गया है, कह रहा है द्विघात समीकरण का एक शून्यक -3 है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद यहाँ पर कितना दिया गया है, p - 1 × x² प्लस px + 1 का एक शून्यक यहाँ पर द्विघात बहुपद, यहाँ पर ये मान सकते हो आप द्विघात बहुपद fx बराबर कितना है, p - 1 x² + px + 1 का एक शून्यक -3 है।
इसलिए fx में x बराबर -3 रखने पर f -3 बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, -3 रखनी है, तो p -1 इंटू एक्स की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस p गुणे -3 प्लस 1 बराबर 0 के हो जाएगा। जहां x था यहाँ पर px में, जहां x था x की जगह -3 रख दिया, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 p -1 -3p और प्लस 1 बराबर 0, 9 से गुणा करेंगे, 9p -9 -3p प्लस 1 बराबर 0, 9 में से 3 घटा देंगे, 6p माइनस का 8 बराबर 0, तो 6p बराबर प्लस का 8 या p बराबर 8/6, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, तो p की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4/3, तो p बराबर आपका होगा 4/3। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। यहाँ पर पहला समीकरण दिया गया बेटा 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो है क्या करेंगे, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a1 की वैल्यू आएगी 4, a2 की वैल्यू आएगी 2, b1 की वैल्यू आएगी p और b2 की वैल्यू आएगी 2, c1 की वैल्यू आएगी 8, c2 की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पर चूंकि दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, इसलिए जब अद्वितीय हल होता है बेटा तो a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन हमने लिखाई है। जब अनंत हल होते हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के होता है। कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 के, और अद्वितीय हल होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 के होता है। तो a1 की वैल्यू है बेटा 4, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है p, b2 की वैल्यू है 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर नॉट इक्वल, तो p नॉट इक्वल 4 के हो जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए समीकरण युग्म का हल p नॉट इक्वल 4 है, यानी p के अलावा यहाँ पर कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाली रेखा उसी वृत्त को बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वृत्त के बाह्य बिंदु को यहाँ पर ये कोई वृत्त का बाह्य बिंदु है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलने वाला रेखाखंड, वृत्त के केंद्र पर मिलने वाला रेखाखंड, यानी ये हो गया, ठीक है, ये O है और ये मान लो बिंदु P है। रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के साथ, उसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के साथ ये बराबर कोण बनाता है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर इसको यहाँ पर ये A हो गया, ये B हो गया, OP,
अब यहां पर दिया है O केंद्र वाले वृत्त में यहां पर बाह्य बिंदु P से केंद्र को मिलाने वाली रेखा OP है तथा इसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई हैं। सिद्ध करना है अब यहां पर हमें यह सिद्ध करना है कि ये कोण मतलब ये जो रेखा है ये दोनों स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। सिद्ध करना है OPA कोण OPA बराबर कोण OPB के। अब यहां पर उपपत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में यहाँ पर OA बराबर है OB के और कोण OAP बराबर है कोण OBP के और OP बराबर OP के है, ये उभयनिष्ठ है और ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसीलिए बराबर होंगे और ये प्रत्येक 90 अंश है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो ये 90 अंश हो जाएगा, प्रत्येक 90 अंश। इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांग सम होगा त्रिभुज OBP के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सर्वांग सम त्रिभुजों में बेटा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर OPA के संगत क्या है, कोण OPA के संगत है OPB, तो कोण OPB ये बराबर हो जाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, ये एक त्रिभुज ABC है। कह रहा है इसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली तथा दूसरी भुजा के समांतर तथा एक भुजा मध्य बिंदु से तथा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी ये DE, यहाँ पर D AB का मध्य बिंदु है तथा DE समांतर BC के है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि EAC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है तथा DE समांतर BC के। सिद्ध करना है AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, यह हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर उपपत्ति आते हैं।
उपपत्ति में क्या होगा, पहले यहां पर ध्यान देंगे, त्रिभुज एबीसी में डीई है समांतर है बीसी के, डी समांतर बीसी के है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एडी अपान डीबी बराबर हो जाएगा एई अपान ईसी के, थेल्स प्रमेय से। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। कहां से, थेल्स प्रमेय से ये आया, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि आपको पता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के, यहाँ पर जो है किसी भुजा के अगर समांतर कोई रेखा खींची गई है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो एडी अपान डीबी बराबर एई अपान ईसी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद चूंकि डी एबी का मध्य बिंदु है, एबी का मध्य बिंदु है, इसलिए एडी बराबर होगा डीबी के, या एडी अपान डीबी बराबर हो जाएगा एक के, ये क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से। अब दोनों एडी अपान डीबी है, एडी अपान डीबी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एई अपान ईसी बराबर 1 के, या एई बराबर ईसी के, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एई ईसी के बराबर हो गया, अतः ए एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में इसका अंगत दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 तक दिया गया है। बारंबारता में है 2 8 12, 2 8 12, 20 8, 20 8। बेटा यहां पर हम क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान होता क्या है, यहाँ पर इन दोनों का योग बटे आधा, 120 130 250 और 250 का आधा 125। अब यहाँ पर 10 10 बढ़ाते चले जाएंगे, 125 10 135, 135 10 145, 145 10 155, 155 10 165, बीच में जो है उसको 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कल्पित माध्य, ए बराबर हो जाएगा x डी बराबर निकालेंगे विचलन डी बराबर हो जाएगा x माइनस ए के। तो बेटा डी बराबर x माइनस ए, तो घटा देंगे यहाँ पर 125 में 145 घटाना है, -20 फिर -10 फिर 0 10 20। अब यहाँ पर u निकालेंगे तो u बराबर डी अपान एच हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, u की वैल्यू यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे, -2 -1 0 1 2, फिर भी इसके बाद fu निकालेंगे, fu बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना -4 8 एकम -8 12 0 0 और 20 एकम 20 और 8 गुना 16, 8 से 14 में 16 घटाएंगे प्लस का 4 और 20 4 24, सिग्मा fu कितना आएगा 24 आ गया। और सिग्मा f निकालेंगे तो सिग्मा f 8 2 10 10 8 18 18 2 20 2 2 4 1 5 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लघु रीति विधि से हम निकाल रहे हैं, तो माध्य बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा fu अपान सिग्मा f इंटू एच। बेटा प्रत्यक्ष विधि से इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कल गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा फिर, और ऐसे में जो है आपका भले ही स्टेप ज्यादा है लेकिन आसान तरीके से लगेगा, गुणा भाग कुछ भी नहीं है। जोड़ने घटाने में वैसे में जो है कहीं पर अगर एक भी अक्षर मिस्टेक हो गया तो आपका फिर से पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू है बेटा 145 प्लस 24 बटे सिग्मा f की वैल्यू कितनी है 50 बटे में इंटू एच, 10 × 50 5 से डिवाइड करेंगे तो 145 और प्लस
यहाँ पर 5 से 24 को डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और 5 अठे 40, 145 4 149.5 ये आपका माध्य हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता हो कि यह लाल रंग की हो और काली रंग की हो। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, थैले में लाल गेंदों की संख्या, थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है, NR बराबर है 3 और काली गेंदों की, थैले में काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या NB बराबर है, काली गेंदें 5 है। कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या NS बराबर हो जाएगा बेटा 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा। अब यहां पर जब कुल गेंद 8 हो गई तो इसलिए थैले से, पहला क्वेश्चन है, थैले से निकाली गई गेंद के क्या, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, थैले से निकाली गई गेंद की लाल होने की प्रायिकता यानी PR बराबर हो जाएगा NR/NS। NR दिया गया है 3, NS है 8, यहाँ पर PR बराबर 3/8। अब सेकंड क्वेश्चन दिया गया है क्या कि थैले से निकाली गई गेंद की काली होने की प्रायिकता। तो थैले से निकाली गई गेंद के, निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता, यहाँ पर निकाली गई गेंद की काली होने की प्रायिकता यानी PB बराबर हो जाएगा NB/NS। NB दिया गया है आपको, काली गेंदों की संख्या है 5/NS है 8, तो 5/8 ये काली गेंद होने की प्रायिकता और लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रायिकता के बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो चुका है। तीसरे में देखते हैं। तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद इसमें जो दिया गया बेटा n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं आ पाएगा, तो इसलिए आंसर में भी दिया गया क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि n की वैल्यू एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, तो ये क्वेश्चन आपका मिस्टेक है। अब क्वेश्चन इसमें जो है 3 का अथवा पर देखते हैं। 3 का अथवा में दिया गया निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट A x + y बराबर दिया गया है 5 के, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा 2x - 3y बराबर दिया गया है 4, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने से 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने पर, क्योंकि एक प्लस में होगा और एक माइनस में, यहाँ पर माइनस है और ये प्लस में है, तो 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x + 3y बराबर हो जाएगा 5 के 15 और 2x - 3y बराबर हो जाएगा 4 के, 3y से 3y कट जाएगा, 3 2 5x बराबर 15 4 19, x बराबर 19/5 हो जाएगा।
अब x का मान कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे x की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 19/5 प्लस y बराबर हो जाएगा 5 के, तो y की वैल्यू 5 माइनस 19/5, 5 बचा 25 माइनस 19/5, 25 में से 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6/5। तो अतः x बराबर कितने के हो जाएगा, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी में इसका बी पार्ट दिया गया है। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट देख लेते हैं इसी समय। 3x प्लस 4y बराबर 3x प्लस 4y बराबर है 10 के, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा दिया गया है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर दिया गया है 2 के, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर इसमें ये 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें 2 से गुणा करके इसके साथ जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर गुणा करेंगे कितने से, 2 से 2 दूना 4x माइनस 4y बराबर 2 दूना 4 और यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा। 4y से 4y कट जाएगा, 4 3 7x बराबर 10 4 14, 7 दूना 14, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x का मान कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10 के हो जाएगा। तो 4y बराबर 10 माइनस 3 गुना 6 या 4y बराबर 10 में से 6 घटा देंगे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अतः x बराबर 2 और y बराबर बेटा कितना आएगा 1, x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन इसमें है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान अर्ध त्रिज्या के, यहाँ पर ये अर्धगोले के पर एक शंकु अध्यारोपित है। यह अर्धगोला है, अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। कह रहा है कि यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कह रहा है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, तो तथा शंकु की ऊंचाई h है। अब यहां पर इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r², ये तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब यहाँ पर चूंकि दिया है कि शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर दिया गया है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ यह हमें दिया है शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ πrl होता है और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr²। अब यहाँ पर पाई से पाई दोनों में कट जाएगा
यहाँ पर सॉरी पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, तो यहाँ पर L बराबर 2r बचेगा। यहाँ पर L की वैल्यू है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r के। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 2 दूना 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर उधर जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 3r स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर के, या आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर लिख दें, कितना आया आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/1, यहाँ पर 1/3 के। एच को इधर ले आएंगे, आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, और ये 3 गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो आर अपान एच निकालना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√3, 1 का वर्गमूल 1 और 3 का √3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आर अनुपात एच बराबर 1/√3, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना आ जाएगा बेटा 1/√3। फिर से देखते हैं, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r है तथा शंकु की ऊंचाई h है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर √h² प्लस r स्क्वायर हो जाएगी, दिया है। शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई r l होता है, अर्धगोले का 2πr स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1r से 1r कैंसिल हो जाएगा, l बराबर 2r के बचेगा, L बराबर है √h² प्लस r स्क्वायर के बराबर 2r के, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इधर रूट हट जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 2 दूना 4, r का वर्ग r स्क्वायर उधर जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे, 1 r स्क्वायर घटाएंगे, 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर के, r स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर 1/3 के हो जाएगा, तो r अपान h बराबर 1/√3 या r अनुपात h बराबर 1/√3 हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है, अथवा 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझेंगे बेटा क्या दिया गया है, 2.4 सेंटीमीटर और 1 व्यास वाले एक ठोस बेलन से, यहाँ पर एक बेलन दिया गया है, इस बेलन से क्या किया गया है, उसी ऊंचाई और उसी आधार की त्रिज्या का एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल दिया गया है। यहाँ से एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल दिया गया है। कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई h बराबर है 2.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर दिया गया है। यहाँ पर बेलन की त्रिज्या बराबर कितना है, 1 व्यास दिया गया है, बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या r बराबर 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। यहाँ पर चूंकि बेलन से उसी ऊंचाई तथा उसी आधार उसी ऊंचाई तथा उसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काटा गया है, इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर
और शंकु की त्रिज्या r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। इसलिए शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा बेटा, जो पोर्शन दिखेगा, एक तो ये वक्र पृष्ठ आपका पूरा दिखेगा, तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ दिखेगा, और प्लस यहाँ पर शंक्वाकार छेद है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, प्लस यहाँ पर बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर बेटा एक चीज निकालना पड़ेगा हमें, क्या? शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r², अर्थात 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5.76 प्लस 0.49 अर्थात 6.25 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर ये तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, यानी L बराबर आ जाएगा 2.5। इसी के नीचे इसको कर लेना है आपको। अब यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई RH प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ पाई RL हो जाएगा, प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r² होगा। यहाँ पर पाई r पूरे में कॉमन है, पाई r बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या? 2h प्लस L प्लस r बचेगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, r की वैल्यू 0.7 हो जाएगा, 2h की वैल्यू कितनी है? 2.4 है, प्लस L की वैल्यू 2.5 प्लस r की वैल्यू r बराबर है 0.7। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर 0.1 बचेगा तो 22 एकम 22 यानी 2.2 हो जाएगा आपका, गुणे यहाँ पर 4.8 हो जाएगा प्लस 2.5 प्लस 0.7। सॉल्व करेंगे इसको, 2.2 इंटू यहाँ पर 7 5 12 12 8 20 हासिल आया 2 और 4 2 6 6 2 8। ठीक है, तो 7 5 12 12 8 20 हासिल आया 2 4 2 6 2 8। यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17.6 यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पर निकटतम में कह रहा है तो लगभग 18 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, निकटतम में निकालना है तो ये लगभग 18 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भूमि पर स्थित एक बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। क्या कह रहा है? भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q, यहाँ पर जो एक ऊर्ध्वाधर टावर PQ है, यहाँ पर भूमि पर स्थित एक बिंदु X से इसके शीर्ष Q का उन्नयन कोण कितना दिया गया बेटा? 60 अंश दिया गया है। Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। X से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से, यहाँ से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 45 अंश दिया गया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि टावर PQ की ऊंचाई तथा PX ज्ञात कीजिए। यहाँ पर टावर PQ की ऊंचाई मान लेंगे हम h मीटर और यहाँ पर PX बराबर x मान लेंगे। माना टावर की ऊंचाई PQ बराबर h मीटर, PQ बराबर कितना मान लेंगे? h मीटर, और यहाँ पर PX बराबर x मीटर मान लेंगे, और यहाँ पर
एक्स वाई बराबर दिया गया है, एक्स वाई जितना होगा यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर पी क्यू आर मान लेंगे। एक्स वाई बराबर पी आर बराबर हो जाएगा आपका कितना है, 20 मीटर ऊंचाई पर है 40 मीटर, तो ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगा आपका, तो यहाँ पर ये 40 मीटर हो जाएगा। इसलिए आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आर क्यू बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू माइनस आर क्यू, ओ सही पी क्यू माइनस पी आर। पी क्यू की वैल्यू दी गई है h माइनस पी आर की वैल्यू है 40, h माइनस 40 मीटर। अब पहले हम त्रिभुज एक्स पी क्यू में, त्रिभुज एक्स पी क्यू में tan 60 लेंगे, tan 60 बराबर पी क्यू बटे पी एक्स हो जाएगा। पी क्यू की tan 60 की वैल्यू 1/√3, पी क्यू की वैल्यू h बटे पी एक्स की वैल्यू स्मॉल x, तो स्मॉल x बराबर कितने का हो जाएगा, √3h के। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर दूसरा लेंगे त्रिभुज वाई आर क्यू में, त्रिभुज वाई आर क्यू में क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर हो जाएगा आपका कितना, आर क्यू बटे आर वाई। tan 45 की वैल्यू 1, आर क्यू की वैल्यू आपका आर क्यू है h माइनस 40 बटे में आर वाई है x, तो यहाँ पर आर वाई, यहाँ पर पी एक्स बराबर आर वाई बराबर x मीटर मान लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर h माइनस 40 बराबर हो जाएगा x के, x का मान रख देंगे, x बराबर √3h, x माइनस 40 बराबर √3h के हो जाएगा। ये माइनस 40 उधर गया, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, h माइनस 40 बराबर कितने का हो जाएगा, x के, x बराबर h बाई √3 आएगा, x बराबर h बाई √3 होगा। यहाँ पर x की वैल्यू h बाई √3 का गुणा करेंगे तो √3h माइनस 40 √3 बराबर हो जाएगा h के, h इधर आएगा तो √3h माइनस h बराबर हो जाएगा 40 √3, या h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 40 √3। अब यहाँ पर h की वैल्यू निकालना है तो 40 √3 अपान √3 माइनस 1 संयुग में से गुणा कर लेंगे, √3 माइनस 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा h बराबर 40 3 माइनस 1 अपान में कितना हो जाएगा, √3 माइनस √3 माइनस √3 बटे में कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 40 3 माइनस √3 अपान 3 माइनस 1 अर्थात 40 3 माइनस √3 अपान 2 काट देंगे तो 20 3 माइनस √3 मीटर। यह आ जाएगी आपकी क्या, मीनार की ऊंचाई, मीनार पी क्यू की ऊंचाई। हमें x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा h बाई √3, h की वैल्यू है 20, यहाँ पर 3 माइनस √3 अपान √3, यहाँ पर √3 कॉमन ले लेंगे, 20 √3, यहाँ पर √3 माइनस 1 बचेगा बटे √3 से √3 कट गया, 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो जाएगा px की वैल्यू है ना, px बराबर कितना होगा, अतः pq बराबर हो जाएगा 20 3 माइनस √3 मीटर तथा px बराबर कितना होगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये दोनों चीज आ गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल से दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश देखे गए। तो प्रकाश तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये प्रकाश स्तंभ है, कह रहा है कि प्रकाश स्तंभ से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। यहाँ पर जो है ये समुद्र है, समुद्र में दो जहाज हैं, एक जहाज मान लो इधर है, एक जहाज इधर है।
ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः क्या देखे गए हैं, 30 अंश, इधर का 30 अंश के अवनमन कोण पर देखा गया है, तो एकांतर से ये 30 अंश हो जाएगा। यहाँ पर 45 अंश के अवनमन कोण पर देखा गया है, ये एकांतर से 45 अंश हो जाएगा। यहाँ पर प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर प्रकाश स्तंभ ये जो है मान लो ए बी, और यहाँ पर ये सी, और ये डी, ये ई, और ये एफ मान लो। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो मान लेंगे, और क्या दिया गया है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे एक ही ओर, सॉरी यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ही ओर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। अब यहाँ पर प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर दो समुद्री जहाज हैं, तो यहाँ पर ये प्रकाश स्तंभ है, यहाँ पर एक जहाज मान लो यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, दोनों जहाज एक दूसरे के यहाँ पर एक दूसरे से 40 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया है, सॉरी ये दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर है, 30 अंश ये दिया गया है और ये दिया गया आपका 45 अंश। एक अंतर से ये 30 अंश हो जाएगा और ये 45 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ए बी सी डी हो गया, यहाँ पर इसको हम मान लेंगे x मीटर और यहाँ पर इसको ई मान लेंगे। तो मान लेंगे, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर क्या मान लेंगे, x मीटर, और तथा ए सी बराबर x मीटर मान लेंगे। और यहाँ पर सी डी बराबर दिया गया है, सी डी बराबर है 50 मीटर, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच की दूरी 50 है, इसलिए ए डी बराबर निकाल लेंगे, तो ए डी बराबर x प्लस 50 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण ई बी डी, कोण ई बी डी बराबर दिया गया है आपका कोण ए डी बी के, कोण ए डी बी बराबर है 30 अंश के, और दूसरा कोण ई बी सी, ई बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के, ए सी बी बराबर होगा 45 अंश, दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब पहले हम लेंगे त्रिभुज सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में tan क्या लेंगे 45, tan 45 बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए बी बटे ए सी, tan 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू h बटे ए सी की वैल्यू x, तो x बराबर हो जाएगा h, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में क्या लेंगे tan 30 बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए डी। अब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी की वैल्यू h, ए डी की वैल्यू x, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, या यहाँ से h की वैल्यू हमें निकालना है, तो x/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू h के बराबर है, ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या, x बराबर h के हो जाएगा, tan 45 बराबर, सॉरी यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी है, x प्लस 50 है, x प्लस 50, तो यहाँ पर h बराबर √3h बराबर कितने का हो जाएगा, x प्लस 50 के हो जाएगा। x का मान कितने के बराबर है, h के बराबर है, तो √3h बराबर हो जाएगा h प्लस 50 के, तो यहाँ पर √3h माइनस h बराबर हो जाएगा 50 के, h कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 बराबर 50 के, या h बराबर 50 बटे √3 - 1, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 50 √3 + 1 बटे में यहाँ पर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, या 50 √3 + 1 बटे में हो जाएगा, 3 में से 1 घटा तो 2, यहाँ पर 25 √3 + 1 मीटर, यही क्या हो जाएगा
ऊंचाई हो जाएगी किसकी, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 25√3+1 मीटर। फिर से देखते हैं, मान लेंगे मानव प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर के है, AC बराबर x मीटर मान लेंगे, CD बराबर 50 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पर कोण EBD बराबर हो जाएगा कोण ACB के, क्योंकि एकांतर कोण है इसीलिए 30 अंश के हो जाएंगे दोनों। ECB बराबर ACB, ये भी एकांतर है, 45 अंश के होंगे। अब पहले हम त्रिभुज CAB लेंगे, tan 45 बराबर AB अपान AC के, तो tan 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू h बट्टे x हो जाएगी, x बराबर h के हो जाएगा। DAB लेंगे, tan 30 बराबर AB अपान AD के, tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h बट्टे x प्लस 50। अब यहाँ पर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, √3h बराबर x प्लस 50, x बराबर h के, x की जगह h रख देंगे तो √3h बराबर h प्लस 50, h इधर आएगा, √3h माइनस h बराबर 50 के, h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 50 या h बराबर 50 बटे √3 माइनस 1, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 में से 1 घटा देंगे 2, 2 से काटेंगे 25 √3 प्लस 1 मीटर। बेटा इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी हाई स्कूल में बच्चे हैं उनको जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो यदि पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग बोलिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।